प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। अब डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त वाउचर से भुगतान होगा संभव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान को लेकर अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो के मुकाबले में कमलप्रीत कौर पदक नहीं जीत सकी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के अगस्त से सितंबर की अवधि के दौरान देश भर में सामान्य बारिश की जताई उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239784046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था ई-रूपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरुआत की। ई-रूपी किसी व्यक्ति के लिए विशेष उद्देश्य से संबंधित डिजिटल भुगतान व्यवस्था है, जिसमें क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर है, जिन्हें लाभार्थी के मोबाइल के लिए दिया जाता है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश डिजिटल शासन और ई-रूपी को नया आयाम दे रहा है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई-रूपी एक भावी सुधार है, जिसे ऐसे समय शुरू किया गया है जब देश भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-रूपी के वाउचर विशिष्ट उद्देश्य के लिए है और ये सुनिश्चित करेंगे कि वाउचर का लाभ विशिष्ट सेवा के लिए प्राप्त किया गया है। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिकों सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। देश के हर वर्ग ने, समाज के हर तबके ने टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही कार्यकुशल, प्रभावी और किफायती तरीके से अपनाया है। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई-रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई-रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है, जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई-रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है।
सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई-रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई-रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले QR कोड या SMS को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 36,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 40,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.35% है। अब तक लगभग 3,08,57,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 27 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 24 स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 254 रह गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 98.44% हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इधर राज्य में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 69,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 49,000 से अधिक लोगों को पहला डोज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अभी कोरोना टीका का 4,71,830 डोज स्टॉक में है, जिनमें कोवैक्सीन का 74,500 और कोविशील्ड का 3,97,330 डोज शामिल है। पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे का दौर जारी रहा। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे दूसरे स्थगन के बाद शुरू हुई, तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी और अन्य पार्टियों के सदस्य फिर से नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने अति आवश्यक मामलों को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, सदन की कार्यवाही 3:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले हंगामे के बीच ही अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को सदन में पेश किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा के डिजाइनर और एक महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्री नायडू ने कहा कि पिंगली वेंकैया एक सच्चे गांधीवादी और देशभक्त थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा पिंगली वेंकैया का आभारी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं के त्वरित निदान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। झारखंड विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति की टीम चाईबासा पहुंची। समिति के सभापति सह गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और सदस्य विधायक अमित कुमार मंडल ने परिसदन में उपायुक्त और उप विकास समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला परिषद और पंचायती राज विभाग के कार्यों के बारे में उन्होंने समीक्षा की और अन्य विभागों की प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा। स्टडी हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग चीज़ों को डेवलप करें, लोगों तक कैसे पहुँचे, सरकार चाहती है। और विभिन्न विभाग का पिछले 3 साल का हम लोग रिव्यू करते हैं
क्या काम कहाँ गए थे, क्या उन्होंने किया है, कितना बाकी है, क्या है। कोरोना काल में हमारा काफी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करके अब थोड़ा हम लोग को आगे निकलना चाहिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य राजकीय समारोह की तैयारियों को लेकर आज रांची में एक बैठक हुई। बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने विभिन्न मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों के साथ राजकीय समारोह को लेकर चर्चा की और बेहतर कवरेज को लेकर सुझाव मांगा। सो दैट इश्यूज नहीं हो। कुछ एक इश्यूज हर बार फ्लैग ऑफ किए जाते हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना मैं उचित समझा आज की इस बैठक में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को पता है 15 अगस्त या 26 जनवरी जो है ये एक स्टेट प्रोग्राम होता है। इसकी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होती है, इसका एक पर्टिकुलर जो है डेकोरम मेंटेन रहता है। तो उसमें हम लोगों को सहायता प्रदान करना है, मतलब इसमें जो है कोऑपरेट करना है इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये तो 15 अगस्त है, इसमें सीएम सर जाएंगे वो निरीक्षण करने के लिए जो उनका कारकेड या काफिला निकलता है, और उसी तरह से 26 जनवरी में जो है वो गवर्नर मैम का रहता है या गवर्नर सर अब आ गए हैं। तो उस सरकमस्टांस में ऐसा देखा गया है कि जो हमारे मीडिया बंधु होते हैं, ठीक है, हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे हमारे ऑफिस से आप लोगों को जो है। पलामू जिले के उपायुक्त ने पीसी और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकारी ली। उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर पदक नहीं जीत सकी। 6 राउंड के बाद उनका बेस्ट स्कोर 63.70 का रहा और वह छठे स्थान पर रही। कमलप्रीत ने 5 में से 2 राउंड में फाउल थ्रो किया। पहले राउंड में उन्होंने 61.62 मीटर और तीसरे राउंड में 63.70 मीटर दूर चक्का फेंका। 5वें राउंड में कमलप्रीत ने 61.37 मीटर दूर चक्का फेंका। अमेरिका की ओलमैन वेलेरी 68.98 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। जर्मनी की क्रिस्टीन पुंडेज 66.86 मीटर चक्का फेंककर दूसरे स्थान पर रही। वहीं क्यूबा की या एमे पेरेज ने 65.72 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से शिकस्त दी है। महिला हॉकी टीम की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि महिला टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने से हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में जश्न का माहौल है। लोग आपस में जीत की खुशियां बांट रहे हैं। वहीं चीयर फॉर इंडिया और चक दे इंडिया का नारा गुंजायमान है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का शुरुआती मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाने के बावजूद खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष जारी रखा, जिसका सुखद परिणाम ये रहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी काफी मजबूत टीम को धूल चटा डाली और लगभग 4 दशकों के बाद ओलंपिक में सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश कर इतिहास रच दिया। हॉकी कोच प्रतिमा बरवा का कहना है कि सभी देशवासियों की दुआ है कि इसी जोश और जज्बे के बल पर टीम गोल्ड मेडल लेकर आए। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराई और सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई। इस सबसे बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए कि आगे भी हम सेमीफाइनल में जीते और फाइनल में गोल्ड मेडल प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के लिए। सिमडेगा जिला हॉकी के अध्यक्ष मनोज कोहली का मानना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के मुकाबले जीत हासिल करना आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम को
उसने क्वार्टर फाइनल में पराजित कर आज सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्वर्ण पदक जीतकर पूरे विश्व में भारत का पताका लहराए। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने गई भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 2 खिलाड़ी शामिल हैं और राज्यवासियों को उम्मीद है कि इस बार महिला हॉकी टीम ओलंपिक पदक लेकर जरूर लौटेगी। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर सिमडेगा जिले के सुदूरवर्ती इलाके में स्थित सलीमा टेट्टे के गांव में जश्न का माहौल दिखा। महिला हॉकी टीम की जीत पर हर कोई झूम उठा। टीवी पर मैच का लुत्फ उठा रहे सलीमा के परिजन और गांव वाले झारखंड के खिलाड़ी सलीमा और निक्की प्रधान को स्क्रीन पर देखते ही चक दे इंडिया और सलीमा सलीमा चिल्लाने लगते थे। मैच देखने के लिए गांव में जनरेटर की भी व्यवस्था की गई थी। प्रथम पुरुष और महिला सीनियर बीच राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2021 में भाग लेने के लिए झारखंड बीच कुश्ती टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 11 अगस्त को धनबाद में आयोजित किया जा रहा है। इस चयन ट्रायल में 2001 से पहले जन्म तिथि वाले झारखंड के कोई भी खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन बालू पर होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के अगस्त से सितंबर की अवधि के दौरान समूचे देश में सामान्य बारिश की संभावना जताई है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक पूरे देश में अगस्त महीने में भी सामान्य बारिश की उम्मीद है। इस दौरान झारखंड में भी सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। 7% below normal. That is, it is exactly, if you take the figure, it is 6.7% below normal. Or roughly you can say 93% of the long period average rainfall was realized in the month of July. राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान राज्य के कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक 8 मिलीमीटर बारिश हजारीबाग में हुई। मौसम पूर्वानुमान में अगले 6 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। आज सावन महीने की दूसरी सोमवारी है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य के सभी धार्मिक स्थल अभी बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद रांची स्थित पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर मनोकामना की। देखिए, सावन का जो सोमवारी है, वैसे तो हर साल हम लोग पहाड़ी मंदिर जाते थे हम लोग और ऊपर भोलेनाथ के दर्शन करते थे, पूजा करते थे, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा पहाड़ी मंदिर समिति के द्वारा मेन गेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है कोरोना कारण। तो हम लोग गेट के बाहर से ही पहाड़ी बाबा का दर्शन कर रहे हैं। पूरी तरह से उमंग विहीन लोग हो गए हैं और ये क्या कि दुकानदार लोग हैं तो दुकानदारों की तो दुकानदारी जो हम लोग मंदिर से यहाँ बड़ी मंदिर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमारी दुकानदारी तो नहीं। इधर देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा तड़के सुबह बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में तैनात दंडाधिकारियों और सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत कर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ नम्रतापूर्वक अपना व्यवहार रखने की बात कही, ताकि जानकारी के अभाव में बाहर से आ गए श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जा सके। रेलवे ट्रैक पर पानी भरे रहने के कारण आज भी धनबाद से हावड़ा और हावड़ा से धनबाद आने जाने वाली ट्रेनें रद्द रहीं। इससे झारखंड से बंगाल जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को भी अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। ट्रैक में पानी भरे रहने के कारण रेलवे ने आज हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस, हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस और हावड़ा से गुजरात के गांधीधाम जाने वाली गरबा एक्सप्रेस रद्द की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज अब साहिबगंज जिले में प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वहीं वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था ने लोगों की सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। साहिबगंज जिले में एक जन वितरण प्रणाली की दुकान पर अनाज लेने पहुंचे ये हैं प्रवासी मजदूर रजाउल शेख। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में काम करके वापस गांव लौटने वाले रजाउल शेख बताते हैं
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने उनकी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है। बिशनपुर के सुकोमल कर्मकार भी बताते हैं कि परिवार के 6 सदस्यों को 30 किलोग्राम अनाज मिलने से बड़ी राहत मिली है। मुझे जो चावल मिल रहा है प्रधानमंत्री तरफ से वो बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि ये चावल मिलते रहे, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ। हमको 5 किलो करके चावल और गेहूँ मिल रहा है, 6 आदमी है 30 किलो मिल रहा है। इसी तरीका से चावल मिलता है तो हम लोग का घर चल रहा है और मोदी जी के धन्यवाद। साहेबगंज की रंभा देवी, केंदुआ गांव की सखी देवी और विजयपुर गांव की प्रधान मीना मुर्मू बताती हैं कि कोरोना में रोजी रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। पीएम अन्न योजना से मिलने वाले अनाज से घर परिवार का गुजारा चल रहा है। सरकार तरफ से फ्री चावल मिलता है। मोदी सरकार का शुक्रिया, हजार हजार धन्यवाद। 5 किलो गेहूँ 5 किलो चार दो मोदी सरकार धन्यवाद। कोरोना इयते से बाहर से कमी बाले सेंदाड़ीवा कना उना इयते नरेंद्र मोदी प्रधान। केंदुआ के कन्हाई लाल गुप्ता, आमगाछी के सोनू मरांडी, विजयपुर के जतिन हांसदा और तालाबाड़ी के सुरेश मंडल का कहना है कि सरकार को गरीबों को आगे भी चावल और गेहूं मुहैया कराना चाहिए। से पूरे देश में कहीं से भी चावल गेहूं ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर वाला चावल मिलता है मोदी तरफ से, धन्यवाद पूरी करते हैं। चावल गेहूं मिलता है 5 किलो करके, उसी में रोजी रोटी चलता है। सरकार के तरफ से 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था ने लोगों की सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। साहेबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण तथा कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज चतरा जिले के सदर प्रखंड अवस्थित अपने पैतृक गांव कारी में धान की रोपनी के कार्य में सहयोग किया। इस दौरान श्री भोक्ता ने खुद हल बैल के साथ खेत की जुताई की। उन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपने को सुरक्षित रखने के लिए कृषि कार्य को एक बेहतर उपाय बताया। श्री भोक्ता ने कहा कि खेतों में काम करने वाले लोगों का शारीरिक व्यायाम हो जाता है और योग से हर बीमारी दूर होती है। व्यक्ति को अपने जो दिनचर्या है घर में गांव में काम करना चाहिए। ऐसे हम लोग को बीमारी से मुक्ति मिलता है, आँख की रोशनी बढ़ता है, शारीरिक मानसिक टेंशन भी खत्म होता है। हर लोग को खेती पर जोर देना चाहिए, क्योंकि 80% भारत में जो ऐसे आत्मनिर्भर किसान पर ही है। पूरे देश में जो खेती होता है, अभी जो रुपये चावल मिलता है गरीबों के बीच में, आखिर वो कहाँ से पैदा होता है? कोई न कोई किसान करता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो। तो झारखंड का जो यहाँ जो जनसंख्या है, यहाँ भी वर्तमान में 46 लाख मीट्रिक टन का धान चाहिए और उत्पादन क्षमता है 26 लाख मीट्रिक टन। चतरा जिले के टंडवा में संचालित मगध कोल परियोजना क्षेत्र में ट्रक के संचालक भाड़ा वृद्धि और बकाया भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ट्रक मालिकों की हड़ताल पर रहने से मगध परियोजना से कोयला ढुलाई प्रभावित हुआ है। इसमें कुछ लिफ्टर लोग आए हैं वार्ता के लिए, जो भाड़ा बात हो रही है, इसमें हम लोग का विचार नहीं बना है और जो भी यहाँ तय होगा आज के बाद से कोयला ढुलाई वो भाड़ा नगद, सभी ऑनर का मानना है कि नगद भाड़ा हो, उधारी भाड़ा नहीं ढोए। हम लोग का सफल हो रहा है और ट्रांसपोर्टर लोग लाकर बात कर रहा है और संतोषजनक अभी ऑनर नहीं हुआ है। इसके कारण पूरा पूर्ण से अभी हम लोग निर्णय के कगार में नहीं आए। प्रदेश विद्युत विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने आज रांची में झारखंड राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अविनाश कुमार से मुलाकात कर आउटसोर्स विद्युत कर्मियों की सेवा को स्थायी करने का आग्रह किया।
विद्युत कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देते हुए पूरे परिवार का टीकाकरण करने की मांग की है और इस बाबत मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। राज्य विद्युत कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में राज्य के विद्युत ऊर्जा निगम के सीएमडी सह सचिव अविनाश कुमार जी से हमने मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। हमारे साथ कमेटी के महासचिव कुमुद रंजन जी भी मौजूद थे। हमने सीएमडी जी से मांग किया है कि हमारे जो राज्य में एरिया बोर्ड एवं ट्रांसमिशन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनका बकाया वेतन। कोडरमा जिले के विभिन्न प्रखंडों से अपनी समस्या के निदान को लेकर समाहरणालय पहुंचे ग्रामीणों से उपायुक्त आदित्य रंजन ने मुलाकात की। जिले के दूर दराज गांवों से कई लोगों ने आकर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन के माध्यम से उपायुक्त के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। उपायुक्त के द्वारा सभी के शिकायतों को बारी बारी से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच पिछले दिनों झारखंड में हुई लगातार बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। रामगढ़ के किसानों ने भी इस बारिश से फायदा उठाते हुए अच्छी खेती की नजीर पेश की है। राज्य में पिछले 4-5 दिनों से हो रही अच्छी बारिश का फायदा उठा रामगढ़ के किसान धान की रोपनी के काम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव का मानना है कि 15 अगस्त से पहले धान की रोपाई पूरी कर लेने से उपज अच्छी होती है। पिछले 3 दिनों से ये बहुत अच्छी बारिश हो रही है। रामगढ़ जिले के किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि अपनी रोपाई का कार्य अति शीघ्र पूरा करें, क्योंकि 15 अगस्त से पहले रोपाई अगर पूरी कर लेंगे तो धान की उपज पर कम प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो प्रयास करें कि इस पानी को खेत में भर के पानी को बाहर न जाने दें और रोपनी का काम अति शीघ्र पूरा। इजराइल से कृषि की नई तकनीक और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण लेकर लौटे किसान उत्तम कुशवाहा का कहना है कि समय पर धान की रोपनी से उत्पादन अच्छा होगा और किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। आज जो 2-3 दिन से लगातार जो बारिश हो रहा है, इससे किसानों को अच्छा फायदा होगा, जिससे वो अच्छी तरह से धान का रोपाई कर लेंगे। साथ ही वो बीच में भी पानी और पड़ना चाहिए, जिससे पानी पड़ेगा तो धान का जो उत्पादन है अच्छा होगा, जिससे किसान खुश होंगे और आत्मनिर्भर भी होंगे। लगातार बारिश जैसे आपदा को रामगढ़ के किसानों ने अवसर में बदलकर अच्छी खेती की नजीर पेश की है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष उपज भी अच्छी होगी। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। अब डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर से भुगतान होगा संभव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान को लेकर अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो के मुकाबले में कमलप्रीत कौर पदक नहीं जीत सकी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के अगस्त से सितंबर की अवधि के दौरान देश भर में सामान्य बारिश की जताई उम्मीद। भाइयों,
भूकंप संभावित पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में आज हमें भूविज्ञानी बताएंगे। सबसे पहली बात, कच्चे पहाड़ों पर मकान न बनाएं। पहाड़ी क्षेत्र में भारी निर्माण मिट्टी की पकड़ को ढीला करता है। ऐसे में भूकंप आने पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इमारतों के निर्माण के समय भूकंप से